करेंगे ये उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। सबसे पहले भाई साहब, आप जो है गीत के माध्यम से बहुत कुछ बता रहे थे, कुछ और कुछ बताना चाहेंगे अपने गीतों के माध्यम से? जी बिल्कुल, कि रघुपति राघव राजा राम सब मिलकर करिए मतदान, रघुपति राघव राजा राम सब मिलकर करिए मतदान, और जो है देश को आगे बढ़ाना तो फिर बटन कमल का दबाना, और निकलो निकलो घर से पोलिंग बूथ को, निकलो निकलो घर से पोलिंग बूथ को। तो ये हमारे कुछ गीत है जिनके द्वारा युवाओं को हम प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी तरफ से जो योगदान है वो देश के लिए देना चाहते हैं। और एक मुद्दा अभी आपने कुछ देर पहले उठाया था बेरोजगारी का, तो मैं इसके पीछे के मनोविज्ञान को थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहूँगा कि इसका एक और पहलू है जो हमें समझने की आवश्यकता है। हमारे जो देश के अलग अलग आप देखिए योजनाएं जो चल रही हैं, चाहे स्टैंड अप इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, ये सारी चीज़ें अपने आप में एक हिंट है कि आप नौकरी देने वाले ना बनिए, लेने वाले ना बनिए, देने वाले बनिए। क्योंकि अगर आप नौकरी करेंगे तो सिर्फ अपना भविष्य बना सकते हैं, लेकिन अगर आप नौकरी देने वाले बनेंगे, एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे, एक बिजनेसमैन बनेंगे, तो कहीं ना कहीं औरों की जिंदगियों में भी सुधार ला सकते हैं, औरों के जीवन को भी उजागर कर सकते हैं। चलिए, ये आपकी अपने अपने विचार हैं। क्या लगता है भाई साहब, चुनाव प्रचार बंद हो गया है, क्या दिख रहा है? मतदान की बारी है, आप लोग क्या देखना है? अरे मोदी जी को हमको वोट देना था, हमने दे दिया, बाकी आप लोग देखिए। आपने वोट कर दिया? कहाँ कर दिया? अरे आजमगढ़ में कर दिया भैया, मैं यहीं का प्रोडक्ट रहा। मैं चलिए, आप तो वोट कर चुके हैं। आप बताइए कि यूथ जो है वो इस समय काफ़ी ज़्यादा इस बारे में सोच रहा है कि देश किस तरीके से विकसित राष्ट्र बने। प्रधानमंत्री भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि न्यूज़ नेशन में बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज का जो यूथ है, आज के जो भारत के लोग हैं, वो अपने भारत को, अपने राष्ट्र को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, जात धर्म संप्रदाय से हट करके विकास के नाम पर वोट देना चाहते हैं। क्या ये बात आपको महसूस होती है? निसंदेह होती है। मैंने पहले ही कहा यद् भवम तद् भवति, जैसा हमारा भाव होगा वैसे हम दूसरों से भी भावनाओं को देखते हैं। आप देखिए, हमने ये जो चुनाव प्रचार प्रसार में देखा, प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है वो 2047 का है। यहाँ सब 24 और 29 सोच रहे हैं, प्रधानमंत्री 2047 का विकसित भारत की सपने को पूरा करने के लिए निकले हैं। आप पूरे देश में देखिए कि कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि 50% लोग हमारे पास युवा हैं, और युवाओं के पास जो शक्ति है वो कहीं और नहीं है। आज चाइना हमसे भयभीत है, पाकिस्तान हमसे भयभीत है, कहीं ना कहीं अमेरिका भी हमसे भयभीत है, इजराइल तो हमसे बहुत काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि भारत के पास जो शक्ति है वो युवाओं की। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, श्री कृष्ण, श्री राम, आपके आराध्य बुद्ध, आपके स्वामी विवेकानंद, ये सभी युवा थे जिन्होंने राष्ट्र को चिंतन किया और राष्ट्र के बदलने के लिए राष्ट्र भूमिका में अग्रसर दिखाया। मैं इसी पे कहना चाहूँ, एक संस्कृत की वाक्य जो मैं पूर्ण करना चाहूँगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशकाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। धर्म पे और साधुओं पे जब जब अत्याचार होगा, श्री कृष्ण जन्म लेंगे। वो किसी के चेहरे भी ले सकते हैं, इसीलिए एक उर्दू में भी पंक्ति है, कितने अवतार हुए, कितने पैगंबर आए, तू ना आया पर तेरे पैगाम बराबर आए। तो मैसेंजर ऑफ गॉड आजीवन इस देश में आएंगे, वो भिन्न भिन्न चेहरों में आएंगे। हो सकता है सुशांत जी वो आपके चेहरे में हो सकता है देवेश के चेहरे हो सकता है डॉक्टर उत्तम में हो सकता है ये श्री कृष्ण मेरे भी रूप में जन्म ले सकते। तो अपनी अपनी भावनाएं हैं। क्या दिखाई देता है आपको? क्या लग रहा है कि इस बार जो है वो अब वोटिंग की बारी है, किस मुद्दों पर वोट होने वाला है? मैंने बताया ना, विकास एक सबसे बड़ा मुद्दा है। जो देश का विकास हुआ है, जो भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, हम एक ऐसे भारत की कल्पना किए हैं 2047। आमतौर पर कोई भी राजनीतिक दल 5 वर्ष की सोचता है कि अगले 5 वर्ष कैसे दोबारा आ जाए, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे हैं जो 25 वर्ष आगे का सोच रहे हैं। यानी कि 2047 के भारत को कैसे हम विकसित करेंगे, एक विकसित भारत की कल्पना, जहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। एक ऐसा भारत हम बनाएंगे जहाँ कोई दुखी हो, न कोई रोगी हो, न कोई कष्ट से पीड़ित हो, पूरी मानवता के लिए। इसी बात को लेकर वोट भी किया जाता है। भाई साहब, आपके गीत बड़ी मशहूर हैं, तो कुछ बातें हो जाए उससे पहले कुछ गीत के माध्यम से बताई दीजिए, तो चुनाव प्रचार थम गया है। गीत तो मेरा आप लोगों ने सुना होगा, मैं जिंदा शहर बनारस हूँ, तो जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ, सब कहें मुझे मैं पारस हूँ, कि मेरा जन्म महाशमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। तो ये जो जिंदा शहर बनारस है, इस जिंदा शहर से मेरी अपील है कि इस आगामी 1 तारीख को जो होने वाले चुनाव में अपना मतदान अवश्य करें, 100% मतदान करें। इस पर अपनी 4 पंक्तियां आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं
कि लोकतंत्र के महापर्व का बढ़ चढ़ कर सम्मान करें, 100% मतदान करें, 100% मतदान करें, 100% मतदान करें, 100% मतदान करें। वोट हमारा ब्रह्म अस्त्र है, मत इसका अपमान करें, 100% मतदान करें, 100% मतदान करें। दिशा देश की करे सुनिश्चित वोट आपका अपना, सही वोट ही करेगा पूरा विश्व गुरु का सपना। दिशा देश की करे सुनिश्चित वोट आपका अपना, सही वोट ही करेगा पूरा विश्व गुरु का सपना। अपने इस अधिकार को समझें और इस पर अभिमान करें, 100% मतदान करें, 100% मतदान करें, 100% मतदान करें, 100% मतदान। नमः पार्वती पते। तो बनारस में हर हर महादेव के नारे के साथ सब कुछ शुरू होता है और इसी नारे के साथ रात भी होती है, इसी नारे के साथ सुबह भी होती है। तो फिलहाल सभी तैयार हैं इस बार मतदान। सुशांत, हालांकि 1 जून को देखा जाएगा किस तरीके से इस गर्मी के बीच लोग मतदान स्थल पर भी पहुंचते हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी करते हैं। अजरेश देवरिया से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अजरेश, लोगों से बातचीत भी कीजिए और बताइए कि क्या उनके मुद्दे हैं, किन मुद्दों के साथ मतदान स्थल पर वो पहुंचेंगे। जी, इस बार का आपका चुनाव, चूंकि मतदान थम चुका है, इस समय प्रचार प्रसार सब थम चुका है, 6 बज रहे हैं, थोड़ा आगे। और क्या लगता है इस बार क्या होगा और किस तरह की मुद्दे पर आप मतदान करेंगे? विकास के नाम पर करेंगे। आपकी क्या राय, आप युवा है, आपकी क्या सोच है, किस मुद्दे पर आप मतदान करेंगे? तो किस मुद्दे पे आप युवा है करेंगे? हम लोग एक ही नारा है, हाँ, बिजली को करेंगे, विकास वालों को बहुत असर करेगा। और क्राइम भी काफी हद तक सही है, क्राइम है, सुरक्षा के महिलाएं, इसलिए हम लोग बिजली को सपोर्ट कर रहे हैं इस बार फिर से। अच्छा, आपकी क्या सोच रहेगी, किस मुद्दे पे आप मतदान करेंगे? हम उसी समय सोचेंगे जब मतदान होगा, उसमें डिसाइड करके जिसको देना होगा। आपका क्या सोचना है कि किसको देना है? क्या लग रहा है कि इस समय जो सरकार जो है, सरकार क्या काम किया है, क्या विकास हुआ है? तो कोई भी सरकार जरूर कुछ ना कुछ करता ही है। तो आप युवा हैं, आपकी सोच क्या है? आप इधर आ जाइए, फ्रेम में आइए। क्या सोच रखते हैं और किस मुद्दे पे आप मतदान करेंगे इस बार? क्या रहेगा रुझान? देखिए, रुझान तो चारों तरफ सबको दिख ही रहा है कि इस बार फिर से बीजेपी आ रही है। बात यह है कि पहले आप बिजली की व्यवस्था को देख लीजिए। पहले अन्य सरकारें जो थी, 1 हफ्ता दिन में, 1 हफ्ता रात में। रात में हम लोग मोबाइल लगा के सो जाते थे और सुबह उठते थे तो देखते थे कि मोबाइल फुल चार्ज हो गया है। आज की डेट में तो बिजली पकड़ने का नाम नहीं ले रही है, और भग भी रही है तो 24 घंटे में आपको 20 घंटा 22 घंटा तो लाइट मिल ही जा रहा है। सड़कें आप देखिए, सरकार के सड़कें आज चाइना को फेल कर रही है, दूसरे स्थान पे आ गया है हमारा देश सड़कों के मामले में। तो सरकार ने काम तो किया ही है, साथ ही साथ विकास भी किया है, तो हमारा वोट तो विकास के ही नाम पे जाएगा। जो सरकार तो कर रही है 400 पार किनारे, तो क्या सार्थक लग रहा है इस बार कितना निकालेगी? 400 पार ठीक है, अन्य भी तो पार्टियां हैं, उनकी भी तो जो मेंबर है सब लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि 400 पार तो नहीं, लेकिन बीजेपी आगे रहेगी अन्य पार्टियों के अपेक्षा। पूर्ण बहुमत तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन रुझान को देखते हुए और सारे लोगों के जोश को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 400 पार तो नहीं, लेकिन कुछ नजदीक ही आंकड़ा रहेगा, 300, 350 या 300। क्या लग रहा है इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ेगा कि घटेगा, क्या होगा? इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। इसलिए बढ़ेगा क्योंकि इस बार ज्यादातर लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, काफी लोग मतदान में जागरूक हो रहे हैं। उम्मीद भी अजरेश की जा सकती है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, क्योंकि उन्हीं का दिन जिस तरीके से 1 जून को मताधिकार का मतदाता इस्तेमाल करेंगे। विनय का रुख करते हैं। विनय, हालांकि आप बातचीत कर रहे थे, लोग क्या कह रहे हैं और खासकर आधी आबादी की बात हो रही थी? जी बिल्कुल, यहाँ जो लोग मौजूद हैं हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। आखिर किन्नर समाज के भी लोग खड़ी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या मुद्दे होंगे 2014 से 2024, 10 साल बीत गया, 10 सालों में इस बार जो चुनाव में 1 तारीख को जो वोट पड़ने हैं, क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों के तहत वोट करेंगे?
सर्वप्रथम मैं न्यूज नेशन के दर्शकों को मैं नमस्कार करती हूं और मैं निशा किन्नर, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। देखा जाए 2014 से जितनी विकास हुआ है उसका गणना करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये छोटा काम नहीं हुआ है, पूरे देश में हुआ है। और जो 400 के पार का नारा किया जा रहा है वो 60-65 साल हम झेल चुके हैं, अब नहीं पूरा जनता झेलना चाहती है। सर्व समाज यही कह रहा कि मोदी फिर से आएंगे, 400 पार मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे विकास में भागीदारी करे, सरकार हमारे साथ रहे, हमारा सोचे समझे, और लोगों का परिवार भी है। तो हम तो ये कहेंगे कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अगर देखा जाए इन 10 सालों में कितना बदलाव हुआ और क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव में? 1 तारीख को जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या सोचकर वोट करेंगे? देखिए, आम नागरिक, देश का नागरिक होने से बदलाव बहुत ज़्यादा हुआ है। आप किसी भी क्षेत्र में ले जाइए, कोई भी एक क्षेत्र में सोच लीजिए। मैं देशभक्त अपने आप को समझता हूँ, मैं देश की बात कर रहा हूँ। हम सैनिकों के उसको देख रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट में जो हुआ, वो सब जो हुआ ये कभी संभव नहीं था। आज देश के सैनिक सीना तान के खड़े हैं, चाहे वो किसी भी उसमें हो। उनको लगता है कि हाँ, हमारे पीछे कोई ऐसी सरकार है जो हमारे लिए काम। रक्षा के जो सौदे हुए हैं इससे पहले कभी नहीं हुए, ये एक से एक इक्विपमेंट हमारे सैनिकों को दिए जा रहे हैं। और चाहे राम मंदिर का विषय हो, चाहे धार्मिक विषय हो, चाहे सनातन का विषय हो, उसमें भी जीतता। ये सरकार ने दिखाया है कि धर्म और विकास को कैसे साथ लेके चला जाता है। ये उसको लेकर धर्मनिरपेक्ष नहीं, सबको लेकर के चल रही है, सब धर्मों को लेकर चल रही है और बहुत सही ढंग से चले। 14 से लेकर के आज में जमीन आसमान का परिवर्तन। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। विपक्ष हमेशा जो है एक चीज कह रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी। तो ये विपक्ष का जो विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, ये आरोप कितना लगेगा 1 तारीख के जब मतदान होंगे? देखिए, हमारी जो मोदी सरकार रही है, यह गरीब के लिए, किसान के लिए, जवान के लिए और जो लोग देश में परेशान थे उनके लिए भी ये काम आई। गैस सबको मिला। गैस का 2014 से पहले आपको भी पता है, आप पत्रकार जरूर हैं लेकिन परिस्थितियों से आप अवगत हैं। उस गैस को लेने के लिए यूरिया, किसान डीजल लेने के लिए रात में आपको आके जगना पड़ता था और डीजल और पेट्रोल में बहुत बड़ा घोटाला होता था। जो माफियाओं का राज था, महिला सुरक्षा की, अभी हमारी बहन ने कहा कि विकास को अगर हम गिनाने लगें, शौचालय, आप सोचिए कि एक जेंडर आदमी के लिए कोई शौचालय मान्य नहीं था, इनके लिए भी सरकार ने एक शौचालय का घोषणा किया। तो गाय, गरीब, गीता, गंगा, समस्त हमारी संस्कृति के साथ, विरासत के साथ हम मुद्दे पर आगे बढ़ रहे हैं। जो विपक्ष को चोट लग रही है, इसलिए लग रही है कि इनको अब जो है घोटाला करने का तो कोई मौका है नहीं, इसलिए इनको मिर्ची लग रही है। उस सनातन वही मंदिर के बारे में आज जो है राहुल गांधी की सरकार ने कहा था कि राम का कोई अस्तित्व तो नहीं है, राम सेतु का, और अभी भी नहीं आए, अभी भी वो आए नहीं। अभी हमारे प्रतिपक्ष में राम गोपाल जी ने कहा कि मंदिर से क्या फ़ायदा है। उनको फ़ायदा आपने YouTube पर देखा होगा, तिलक लगा करके एक आदमी 45,000 रुपया एक बालक कमा रहा। वो अयोध्या की स्थिति बदली, हर व्यक्ति की स्थिति बदली। जहां हम लोग डिबेट कर रहे हैं, यहाँ क्या होता था 2014 पर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे। देखा जाए तो इन 10 सालों में कितना बदलाव है और जब आप 1 तारीख को मतदान करने जाएंगे तो आपके मन के अंदर मुद्दे क्या होंगे? किन बातों को सोचकर मतदान करेंगे? जैसे देखिए, 10 साल की अगर बात की जाए तो ये 68 नहीं, 168 साल भी देखा जाए तो 10 साल में कम है। क्योंकि जो हमारी भाजपा सरकार ने जो विकास किया है, वो विकास का अगर मापदंड देखा जाए तो ये खुद नहीं गिनवा पाएंगे विपक्ष वाले। जो मुझे हंसी इस बात पे आती है, कांग्रेस और सपा की बात करते हैं, जो सर से पांव तक जो है भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हैं, वो विकास की बात क्या करेंगे? मैं यही की बात करता हूँ। ये आम जनता के मुद्दे क्या होंगे? देखिए, विकास, देखिए कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। जो आम जनता का जो एक मन में अपेक्षा थी, जो आकांक्षाएं थी, वो सरकार ने पूरा किया और भी पूरा करने वाला है। यही देख लीजिए, रोजगार का इतना बड़ा केंद्र है, क्रूज है, ये आपका तमाम होटल बना, रेस्टोरेंट बना है, तमाम ऐसे बड़े बड़े दुकानें बनी हुई हैं, जो इतने बड़े पैमाने पर रोज लोगों को रोजगार मिल रहा है। तब भी जो है विपक्ष वालों को नहीं दिखाई देता, उनकी आंखों में काला चश्मा लगा हुआ है। उनके बीच भी चलेंगे, उनसे भी बात कर लेंगे कि आखिर चुनाव में, 2024 चुनाव में जब 1 तारीख को मतदान देने जाएंगे, क्या मुद्दे मन में हैं? देखिए,
मुझको ना भाजपा से मतलब है, ना सपा से मतलब है, ना कांग्रेस से मतलब है, ना किसी व्यक्ति विशेष से मतलब है। 2014 के पहले मैंने इसी उत्तर प्रदेश को और इसी देश को देखा था। जब हम लोग निकलते थे पता नहीं चलता था कि अभी कर्फ्यू लगेगा, अभी हमारी हत्या हो जाएगी या 10 मिनट बाद होगी। रेल में हत्या, जेल में हत्या, सड़क पे हत्या, सड़क के बाहर हत्या। हत्यारों से गिरी हुई सरकार थी और मुखिया इनका बैठ करके सफाई में और इटवा में जो है रंगरलियां मनाता था। ठीक है विनय, 14 के बाद और भी सहयोगी हमारे साथ आदित्य बलिया से और इसके अलावा अरविंद जो कि सोनभद्र से, रॉबर्ट्सगंज सीट अहम हो जाती है। अरविंद, आप बातचीत कर रहे थे, और क्या कुछ है विकास को लेकर और योजनाओं को लेकर कि उन मुद्दों के साथ 1 जून को वोटिंग करने के लिए रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किसे दिया जाए संसद में, उसे लेकर पहुंचेंगे मतदान स्थल पर। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, जानने का प्रयास करते हैं क्या स्थिति है। महंगाई बेरोजगारी है, आगे मानते हम कुछ और युवा वर्ग है, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं उनका क्या मत है। चुनाव होना है, मतदान होना है, क्या। चलिए, आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो जिस तरीके से आखिरी चरण और ऐसे में 13 सीट उत्तर प्रदेश की जिस पर वोटिंग होनी है उसमें भी वाराणसी बेहद अहम, और इस बीच लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है ये भी सुनते हैं। हालांकि नेताओं का क्या कुछ कहना है। अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। इन्होंने तय कर लिया है कि हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना है। राहुल बाबा, नाचना न आए तो आंगन टेढ़ा वाला आपका हिसाब है, आंगन टेढ़ा वाला। मैं लोगों से पूछता हूं कि भाई आप लोग मोदी जी को इतना प्यार क्यों करते हैं, आप इतना बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है। तो लोग एक ही बात कहते हैं, लोग कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको एक ही बात कहते हैं कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। जैसे हमनी छुट्टी में मनाली शिमला जाइला, इन लोग चुनाव में भारत आवाना, ना इन लोगन के देश मालूम बा, ना गांव मालूम बा, ना ही पसीना मालूम बा। ये जन पसीना है ना, यह भारत है। हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, मगर कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को हम नहीं छूने देंगे, इसको नहीं बदलने देंगे। इसी तरह से पूरे देश भर में इनकी नीतियां यही रही हैं कि जो छोटे कारोबार हैं, जो मध्यम वर्ग के कारोबार हैं, उनको ये कमजोर कर रहे हैं और बड़े बड़े खरबपतियों को मजबूत कर रहे हैं। और सारी देश की संपत्ति आस्ते आस्ते इनके गिने चुने खरबपति मित्रों को दी जा रही है। जो लोग जनता का गुस्सा समझ गए हैं, वो न केवल खुद डगमगाए हैं, न केवल उनका आत्मविश्वास डगमगाया था, बल्कि उनकी जवान भी डगमगा गई। जो मुख्यमंत्री दूसरों को भ्रष्टाचारी कहते हैं, दूसरों को माफिया कहते हैं, आज सबसे ज्यादा खनन और सबसे ज्यादा सोनभद्र के रिसोर्सेज की चोरी कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोग।